अध्याय 31 तीसरी पत्नी 9 फरवरी काउंटेस कैथस स्कारलेट द्वारा द इंक्विजिशन संगठन के मुख्यालय पर हमला करने के 4 दिन बाद। वर्तमान स्थान विक्टर के घर के भूमिगत भाग में। उफ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने अपनी आंखें खोलते ही अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। मैं घर पर हूँ, मैंने जोर से कहा, उलझन में, और बिस्तर पर बैठ गया। उफ, जैसे ही मुझे याद आने लगा कि क्या हुआ था, मैंने फिर से अपने सिर पर हाथ रखा। मैंने उस गोरे आदमी से लड़ाई की, फिर मैं रूबी को बचाने गया और मैं उस महिला के जहर से लकवाग्रस्त हो गया। मैं समझ गया और यह सोचना कि एक पिशाच जहर जैसी किसी चीज से प्रभावित होगा। उस महिला ने कुछ खास इस्तेमाल किया होगा। जैसे किसी की नींद में सांस लेते हुए मैं अपनी दाईं ओर देखता हूँ और एक ऐसा दृश्य देखता हूँ जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। लंबे लाल बाल, बड़े स्तन और सुडौल शरीर वाली एक महिला उसी तरह सो रही थी जैसे वो दुनिया में आई थी। और रूबी, मैं थोड़ा हकलाया। मैं इस शानदार दृश्य को देखकर अचंभित था। मेरी आवाज सुनकर वो अपनी नींद से जाग गई लगती है। वो नींद में अपनी आंखें खोलती है, अपनी हरी आंखों से मेरी ओर देखती है और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहती है, डार्लिंग। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा गला सूख गया और मुझे उसकी गर्दन को काटने की बेकाबू इच्छा हुई। मैं अपने होंठ काटता हूँ और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा खून का प्यासापन पहले से ज्यादा मजबूत था। मैं कितनी देर सोया? वो एक मोहक मुस्कान बिखेरती है, थोड़ा खड़ी होती है और फिर मेरी ओर रेंगना शुरू कर देती है। जब वो इस तरह रेंगने लगी तो मैं उसके 2 सफेद खरगोशों को देख सकता था जो नर्म और रोएदार लग रहे थे, भले ही वे भयंकर लग रहे थे। ये इतना सुंदर दृश्य था कि आप उन सफेद खरगोशों को दबाना और सहलाना चाहते थे। मैं रूबी की आंखों में देखता हूँ और उसके मोहक भाव को देखकर मैं उस दृश्य से मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। वो बहुत सुंदर थी। वो एक सिर्फ की तरह लग रही थी जो मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वो मेरी गोद में चढ़ जाती है, मेरी जांघों पर बैठ जाती है और अपनी बाहों को धीरे से मेरी छाती के चारों ओर लपेटती है और अपना सिर मेरी छाती पर रख देती है। जब उसने ऐसा किया तो मैं अपनी छाती पर उसके 2 खरबूजे महसूस कर सकता था। उसके पास अब तक देखे गए सबसे बड़े खरबूजे थे। मैं अपनी छाती पर उसकी स्थिर सांस महसूस कर सकता था। जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटती है और मेरी ओर देखती है, मैं देख सकता हूँ कि उसकी आंखें खून से लाल थी। मैं अपना हाथ उसके चेहरे पर ले जाता हूँ। वो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन वो मेरी इच्छा को स्वीकार कर लेती है, अपना चेहरा मेरे हाथ में रख देती है और मैं जल्द ही उसके चेहरे को सहलाना शुरू कर देता हूँ। वो अपनी आंखों में चमकती हुई इच्छा के साथ मेरी ओर देखती है। डी डार्लिंग, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, उसने कहा, क्योंकि उसकी सांसें छोटी पैन में आने लगी थी। वो बहुत कुछ चाहती हुई लग रही थी। ये समझते हुए कि वो क्या करने जा रही है, मैंने अपने खून की प्यास को रोका और अपनी गर्दन दिखाई। जिस क्षण मैंने अपनी गर्दन दिखाई, उसने अपना मुंह खोला और मुझे काट लिया। मुझे लगा कि वो मेरा खून चूस रही है, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैंने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और जल्द ही मैंने अपना मुंह खोला और फिर उसकी कॉलबोन को काट लिया। उसने मेरा खून चूसना बंद करते हुए कराहना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी टांगे मेरी कमर के चारों ओर लपेटी, मुझे भी लगा कि कुछ मेरे पहने हुए शॉर्ट्स को गीला कर रहा है। उसका खून बहुत स्वादिष्ट था। स्वाद कुछ उच्च गुणवत्ता वाली आइसक्रीम जैसा था। उसके खून से मुझे जो बर्फीला एहसास हुआ, वो एक लत लगाने वाला एहसास था। डार्लिंग, 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 वो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह शब्द दोहराती रही और मुझे कसकर गले लगा लिया। फिर उसने मुझे फिर से काट लिया। अचानक मेरी दुनिया बदलने लगी और मैं फिर से उस सुनसान इमारत में था। ये सब वैसा ही हुआ जैसा मैंने साशा और वायलट के विषन में देखा था, लेकिन अब मैं सीक्वल देख सकता था। मैं देख सकता था कि साशा को काटते ही क्या हुआ था। वायलट ने अपने चारों ओर कई आग के गोले बनाए। मर जाओ कुतिया। जब मैंने साशा को काटना बंद किया और वायलट को देखा तो मैंने देखा कि मैं एक ट्रांस जैसी अवस्था में हूँ। मुझे अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं तटस्थ स्वर में बोलता हूँ, सारा खून मेरा है। अचानक खून का एक गुंबद मेरे सामने प्रकट हुआ और मुझे और साशा को घेर लिया। जब वायलट के आग के गोले मेरे खून के संपर्क में आते हैं तो विस्फोट होता है। प्रिया, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वायलट निराश होने लगी, लेकिन जब हमले से निकलने वाला धुआं गायब हो गया तो उसने राहत की सांस ली। मैं देख सकता था कि वह भी हैरान थी। जाहिर है मैं साशा और खुद को उस रक्त गुंबद से बचाने में कामयाब रहा। जैसे ही रक्त गुंबद गायब हो गया, मैं धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देता हूँ और धीरे से जमीन की ओर गिर जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया हूँ। प्रिया, वायलट चिंता में चिल्लाई। वो अलौकिक गति से मेरे पास आई और मुझे धीरे से पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाली थी। शांत हो जाओ वायलट, रूबी ने तटस्थ भाव से उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। ऐसा लग रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। शांत हो जाओ, मैं तुम कुतियाओं की वजह से अपने प्रिय को लगभग मार ही डालता। वायलट फिर से भड़क उठी। नाइंसाफी मत करो वायलट, साशा ने चिंतित भाव से उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। याद रखो कि तुम ही थी जिसने हमें मदद के लिए बुलाया था। वास्तव में, रूबी ने कहा। फिर वो ठंडी आवाज में बोली, शांत हो जाओ और हमें बताओ कि क्या हुआ। हमें उसकी पत्नी के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है? जब वायलट साशा की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर एक दोषी भाव आ जाता है, लेकिन जब वो रूबी की बात सुनती है तो वो फिर से क्रोधित हो जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करती है, इसलिए वो फर्श पर बैठ जाती है और मेरा सिर अपनी गोद में रख लेती है। मुझे लगता है कि डार्लिंग के खून ने अनुष्ठान को बदल दिया है, वायलट ने समझाना शुरू किया। डार्लिंग, तुम्हारा रक्त समूह दुर्लभ है। आरिट नलबर्ड, उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा।
ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो और अधिक शांत हो गई। गोल्डन ब्लड, रूबी ने चौंक कर कहा, लेकिन जल्द ही उसका भाव एक उदासीन भाव में बदल गया। वो अभी भी जीवित कैसे है? इस रक्त को पिशाचों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। विक्टर को इस रक्त समूह के साथ बहुत स्वादिष्ट मांस के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए, लेकिन मुझे उससे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? उसने अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहा। ये रक्त समूह मालिक पर एक विशाल लक्ष्य बनाता है। इस रक्त समूह वाले लोग शायद ही कभी 15 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। आखिरकार एक पिशाच किलोमीटर दूर से इस गंध को सूंघ सकता है। विक्टर के कारण साशा के शुरुआती सदमे के बाद उसने कहा, वायलेट ने मेरे बालों को सहलाना बंद कर दिया है और बेजान आंखों से 2 महिलाओं को देखती है। मैंने उसकी रक्षा की। अपने जीवन के पूरे 16 वर्षों तक मैंने उसे खतरों से बचाया। मैंने उसकी गंध को छिपाने के लिए चुड़ैलों को काम पर रखा। मैंने उसके पीछे जाने वाले पिशाचों को मार डाला। मैंने उसे बचाने के लिए इस जगह को अपना क्षेत्र बनाया। जब साशा और रूबी ने वायलेट की आंखों में देखा तो उनके पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई। रूबी ने साशा की ओर देखा, जिसने उसकी ओर देखा, फिर उन दोनों ने सिर हिलाया। वे कोर्ट में बात कर रहे थे। वायलेट मेरी ओर देखती है और कहती है, मैंने 16 साल तक उसकी रक्षा की। मैंने उसकी रक्षा उस दिन तक की जब वो मेरा हो जाएगा। मेरा प्रिय डार्लिंग, उसने मुझे दुलारते हुए प्यार भरी आंखों से कहा, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति घृणा में बदल गई। लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए मेरा उससे ध्यान हटाना। धीरे धीरे उसकी आवाज भारी होने लगी और जल्द ही हत्या का इरादा इतना बढ़ गया कि हवा भारी हो गई और उसका शरीर छोड़ने लगा। बस कुछ सेकंड, और यह एक कुत्ते के लिए उसे निशाने पर लेने के लिए पर्याप्त था। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे प्रिय, क्या वे मेरे प्रिय को चुराने की हिम्मत कर सकते हैं? अक्षम्य। बूम! वायलेट के शरीर से अनियंत्रित तरीके से आग निकलने लगी। वायलेट के चारों ओर की जमीन पिघलने लगी, लेकिन यह आग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। जल्द ही वायलेट की नजर रूबी और साशा पर पड़ी। क्या तुम लोग भी मेरे प्रिय को मुझसे चुराना चाहते हो? साशा, अब! रूबी चिल्लाई। साशा का शरीर बिजली की चमक से चटकने लगा। जल्द ही वो पीले रंग के निशान में गायब हो गई और रूबी को आलू की बोरी की तरह उठा लिया और वायलेट से दूर भाग गई। बूम! आग का विस्फोट हुआ। वायलेट ने साशा और रूबी पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाएं पहले ही भाग चुकी थीं। अचानक मेरी दृष्टि बदल गई। मैं उस इमारत से बहुत दूर एक जगह पर थी जहां मैं बदल गई थी। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि मैं एक पार्क में थी। वो हमेशा की तुलना में अधिक पागल हैं। साशा ने एक तटस्थ स्वर में टिप्पणी की, क्योंकि वो एक इमारत को घूर रही थी जिसमें आग लगी हुई थी। जलती हुई इमारत को देखते हुए मैं सोचती हूँ, मुझे आश्चर्य है कि मेरी प्यारी पत्नी ने इस घटना को सभी से कैसे छुपाया। रूबी ने आह भरी। वो पूरी स्थिति से नाराज है। हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। वायलेट को अब शांत हो जाना चाहिए क्योंकि वो विक्टर के साथ है। साशा बोली। मुझे किसी बात की चिंता है, रूबी ने टिप्पणी की। फिर उसने साशा की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि विक्टर वायलेट को स्वीकार करेगा? तुम उसके व्यक्तित्व को जानते हो। दोनों महिलाएं असहज चुप्पी में डूब जाती हैं। अगर विक्टर वायलेट को स्वीकार नहीं करता है तो मुझे लगता है कि इस बार वो वास्तव में पागल हो जाएगी, साशा ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। हाँ, रूबी ने आह भरी। वैसे भी मैं घर वापस जा रही हूँ, लूना चिंतित होगी, रूबी ने कहा। साशा ने सिर हिलाया और कहा, बाद में मिलते हैं रूबी। अचानक दुनिया कांच में दरार की तरह बिखर गई। मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैं उस याद से बाहर आती हूँ, मुझे अपने दाहिने हाथ पर एक भार महसूस होता है। मैं अपनी दाईं ओर देखती हूँ और रूबी को देखती हूँ जो मेरे हाथ पर झुकी हुई लेटी हुई थी। मुझे लगता है कि मैं फिर से कुछ मिनटों के लिए सो गई हूँ। मेरी नजर को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें खोली और एक मोहक मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। वापस स्वागत है डार्लिंग। मैं रूबी को देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे वायलेट और साशा। मैं उसे पूरी तरह से समझ सकता हूँ। मुझे पता था कि रूबी किस तरह की इंसान है। अंदर से एक सौम्य महिला, लेकिन हमेशा बाहर से एक ठंडा मुखौटा पहने रहने वाली, और साथ ही जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो बहुत आक्रामक हो जाती है। हालांकि जब वो सीधे शुद्ध भावनाओं से सामना करती है तो वो आसानी से शर्मिंदा हो जाती है। एक साधारण महिला जिसे अपनी भावनाओं को छिपाकर जीना पड़ता था। कभी कभी वो बस जाने देना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। जब मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो रूबी बिस्तर पर उठती है, मेरे पास आती है, फिर वो मुझे चूमती है। हमारी जीभें कुछ मिनटों तक एक दूसरे के साथ खेलती है, फिर वो मुझे चूमना बंद कर देती है और कामुकता से अपने होंठ चाटती है। तुम साशा से कहीं ज्यादा आक्रामक हो, मैंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। वो भी उसने धीरे से कहा, गलत डार्लिंग, मैं कोई आक्रामक महिला नहीं हूँ। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैं एक निर्णायक महिला हूँ। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और उस जगह को सहलाया जहाँ मुझे मिजुकी ने घायल किया था। लेकिन वैम्पायर के पुनर्जन्म के लिए धन्यवाद। जिस जगह पर मिजुकी ने मुझे काटा था वो जगह अब निशान रहे थे। तुमने मुझे बचाया और ऐसा करके तुमने मुझे तुम्हें पाने की इच्छा जगाई। उसकी मुस्कान एक चुलबुली मुस्कान में बदल गई और मैं हमेशा वही पाने की कोशिश करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ओह, और तुम क्या चाहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो अपना चेहरा मेरे करीब लाती है और एक अधिकारपूर्ण चेहरे के साथ बोलती है। एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों को गहरा होते देखा। मैं तुम्हें अपने लिए चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी डार्लिंग बनो। जब मैंने रूबी के हाव भाव देखे तो मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर खुशी से कांप रहा है। तुम पहले से ही मेरे पास हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसे हल्के से चूमा। फिर मैं बिस्तर से उठा और रूबी को राजकुमारी की तरह उठा लिया। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा मुझे एक असंगति महसूस हुई। मेरे आसपास की चीजें मेरी आदत से कम लग रही थी। क्या मैं लंबा हो गया? मैंने रूबी को मुंह बनाते हुए देखा और यह नजारा देखकर मेरा दिल पिघल गया।
वो बहुत प्यारी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे वायलट को देखना है, मैंने उसके लाल बालों को सहलाते हुए कहा। रूबी की यादों में जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे अपनी पत्नी से मिलने की बहुत इच्छा है। मैंने देखा कि रूबी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मम्मा, उसने प्यारी तरह से सिर हिलाया। वो बहुत प्यारी थी। साशा और वायलट की तरह ही रूबी में भी एक आकर्षण था जो मुझे बहुत पसंद था। साशा एक मजबूत महिला थी जो स्नेह दिखाने में बहुत कमजोर थी। वो आसानी से शर्मिंदा हो जाती थी, हालांकि उसका एक अधिकार जताने वाला पक्ष था जो मुझे बहुत पसंद है। वायलट मेरी खूबसूरत बर्फ का फूल, अपनी भावनाओं के साथ एक सीधी सादी महिला थी। वो अधिकार जताने वाली थी और हमेशा मेरे पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, और वो हमेशा अपनी सुरक्षा को भूलकर मेरी सुरक्षा को सबसे पहले रखती थी। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे मैं प्यार करता हूँ। अब सोचना बंद करते हुए, मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच हैं। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि रूबी ने मेरी बात सुन ली है और उसका चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया। मैं थोड़ा हंसता हूँ क्योंकि मैं रूबी के 2 सफेद खरगोशों को अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अलमारी की ओर चलता हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे अपनी पसंदीदा नौकरानी याद आ जाती है। कागुया, एक जापानी महिला जैसी दिखने वाली नौकरानी मेरी छाया से बाहर निकली। लॉर्ड विक्टर, मुझे खुशी है कि आप जाग गए, कागुया ने एक तटस्थ भावहीन स्वर में कहा। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं एक पल के लिए उसकी आंखों को चमकते हुए देख सकता था। मैं कागुया को मुस्कुराते हुए देखता हूँ। मैं अपनी बाहें खोलता हूँ और कहता हूँ, अपना जादू करो। उसकी काली आंखें खून से लाल हो जाती है और वो एक हल्की सी मुस्कान बिखेरती है, जैसा कि अपेक्षित था। लॉर्ड विक्टर सबसे अच्छे गुरु हैं। उसका शरीर अंधकार में ढका हुआ है और जल्द ही वो मेरे शरीर से होकर गुजरती है और कुछ सेकंड बाद मैं पहले ही अपने कपड़े बदल चुका हूँ। धन्यवाद कागुया, मैंने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। मैंने ये भी देखा कि वो सामान्य से छोटी लग रही थी। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बड़ी हो गई हूँ। क्या हम चले, डार्लिंग? मैंने रूबी की आवाज सुनी। मैंने रूबी को देखा और मैंने देखा कि उसने एक साधारण नीली स्कर्ट, बड़ी काली चड्डी और एक लाल शर्ट पहनी हुई है जो मुश्किल से उसके स्तनों को छिपा पा रही थी। ये देखकर कि मैं उसके स्तनों को जितना मैं चाहता था उससे कहीं अधिक समय से देख रहा था, वो मोहक ढंग से मुस्कुराई। तुम क्या कर रही हो, डार्लिंग? मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन जल्द ही मुझे कुछ समझ में आ गया। वो ये खेल खेल रही है ना? मैं अपनी शर्म को निगलता हूँ और कहता हूँ, मैं अपनी पत्नी की खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा था। मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। अचानक रूबी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपने बालों से अपना चेहरा छिपा लिया। मैंने एक हल्की मुस्कान दिखाई। चलो हनी, मम्मा, रूबी ने सिर हिलाया। मैं दरवाजे की ओर चलता हूँ और जब मैं दरवाजे को छूता हूँ तो मुझे कई हरे जादू के प्रतीक दिखाई देते हैं। एक पल के लिए मैं उलझन में था, लेकिन मैंने ऐसे कंधे उचकाए जैसे मुझे परवाह ही न हो। जब मैं दरवाजे से अंदर जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ। अब ताज़ा समाचार के साथ, वेटिकन में आतंकवादी हमलों के कारण एक गंभीर विस्फोट हुआ। आतंकवादियों ने पूरे वेटिकन में लिक्विड नाइट्रोजन से बने कई नए बम रखे। जैसा कि आप छवियों से देख सकते हैं, इससे बहुत नुकसान हुआ। वेटिकन की 70% से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गयी। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन बम। क्या वे इससे बेहतर बहाना नहीं बना सकते? मुझे एक महिला की आवाज सुनाई देती है जिसे मैं नहीं जानता। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि वो महिला समाचार देखते हुए सोफे पर बैठी थी। महिला रिमोट से टीवी बंद कर देती है और अपना सिर मेरी ओर घुमाती है। जब हमारी आंखें मिलती हैं, तो मेरा शरीर जम जाता है। मुझे लगता है कि मैं अलास्का में हूँ। मेरा पूरा शरीर ठंडा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जंगली जानवर को देख रहा हूँ जो मुझे किसी भी क्षण मार सकता है। मैं हिल नहीं सकता था। वो एक जंगली मुस्कान दिखाती है जो साथ ही मोहक भी थी। हे, तुम आखिरकार जाग गए, मेरे दामाद। ये वॉल्यूम 1 का अंत है। 75 के शब्द लिखे गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मूल उपन्यास के साथ ऐसा कुछ करूँगा। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं 2 या 3 दिन की छुट्टी लेने जा रहा हूँ। मुझे वॉल्यूम 2 के निष्पादन के बारे में सोचना, व्यवस्थित करना और योजना बनाना है। यदि आप हर चीज पर अपडेट रहना चाहते हैं और चरित्र चित्र देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्को में शामिल हुआ डी। वैसे भी जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा। अध्याय 32, दामाद। अरे, तुम आखिरकार जाग गए, मेरे दामाद। क्या तुम्हें मेरी बेटी की गर्दन में अपने नुकीले दांत ढुलाने में मजा आया? अचानक मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया है। डर, यही मैंने महसूस किया। अपने जीवन में पहली बार मुझे डर की सबसे शुद्ध भावना महसूस हुई। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मेरी प्रवृत्ति भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैं नहीं भाग सका। मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। मैं अपने पूरे शरीर को ठंडे पसीने में डूबा हुआ महसूस कर सकता था। जब मैंने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, मैंने सोचा, एक राक्षस, एक असली राक्षस मेरे सामने बैठा था। मैंने मुश्किल से निगला। मैं महसूस कर सकता था, हाँ, मैं अपने पूरे अस्तित्व से महसूस कर सकता था कि यह राक्षस मुझे किसी भी क्षण मार सकता है। उसके सामने मैं सिर्फ एक कीड़ा था। इस महिला के सामने मैं सिर्फ एक नवजात शिशु था जिस पर वो आसानी से पैर रख सकती थी। मैंने अपनी मुठ्ठियां कस ली। डर, हाँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं लकवाग्रस्त होने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जीभ को जोर से काटा और खून का स्वाद चखा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। दर्द ने मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में मदद की। मुझे अपने दिल में एक जलन महसूस हुई, एक ऐसी भावना जिसने मुझे किसी के सामने अपना सिर न झुकाने के लिए कहा। मेरा अभिमान मुझे ऐसा करने नहीं देगा। लेकिन मेरे दिल में इस जलन के अलावा मेरे अंदर एक और भावना थी जो उग्र रूप से चिल्ला रही थी।
मैं उस महिला की लाल आंखों में देखता हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, और मैं इतनी बड़ी मुस्कान दिखाता हूँ कि मेरा चेहरा अस्वाभाविक रूप से विकृत हो जाता है। ओह, उसकी मुस्कान मेरी मुस्कान की तरह बढ़ गई। एक मजबूत योद्धा मेरे सामने था, लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी। मैं उत्साहित हूँ। मेरा पूरा शरीर उससे लड़ने के लिए उत्साह में चिल्ला रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता था, लेकिन मैं एक अपरिवर्तनीय सत्य जानता था। मैं अपनी इच्छा को संतुष्ट करने वाली लड़ाई के लिए बहुत कमजोर था, और इससे मैं चिढ़ गया, इससे मैं निराश हो गया। माँ, तुम कब आए हो? महिला ने अपनी बेटी के सवाल को अनदेखा किया और मेरी तरफ देखती रही। यह वाकई शर्म की बात है, मैंने निराश होकर कहा। ये शर्म की बात क्यों है? उसने जिज्ञासा से पूछा। मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हूँ। यह वाकई शर्म की बात है, मैंने अंत में आह भरी। मैं महसूस कर सकता था कि कमरे में पूरा माहौल अप्राकृतिक रूप से जम गया था, और कमरे में मौजूद हर कोई मुझे स्तब्ध चेहरे से देख रहा था। फफट, महिला की हत्या करने की प्रवृत्ति गायब हो गई और जल्द ही वो हंसने लगी। हा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों हंस रही थी। मैंने जवाब के लिए रूबी की तरफ देखा और देखा कि वो अपनी माँ को देखते हुए हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्यों हंस रही थी। अचानक महिला ने हंसना बंद कर दिया और सोफे से उठ गई। फिर उसने फिर से मेरी तरफ देखा। दिलचस्प। उसने एक विकृत मुस्कान दिखाई। मुझे तुम पसंद हो। हाँ, धन्यवाद। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैंने अपने सामने खड़ी महिला को और करीब से देखा। वो रूबी की तुलना में ज्यादा परिपक्व लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, आंखें लाल थी, लंबे लाल बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे, और उसका शरीर इतना सुडौल था कि उसके कपड़े उसे छिपा नहीं पाते थे। उसके स्तन इतने बड़े थे जितने मैंने कभी नहीं देखे। उसके स्तन रूबी से भी बड़े लग रहे थे। मुझे लगता है कि यह एज कप था। वो मुझसे कुछ इंच छोटी थी। मुझे नहीं पता कि मैं अब कितना लंबा हूँ, लेकिन मैं पहले से ज्यादा बड़ा लगता हूँ। वो सुंदर थी। सुंदर शब्द उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए काफी होगा। एक हॉट सुंदरी, एक पागल सुंदरी, एक ऐसी महिला जो किसी भी आदमी को सिर्फ एक इशारे से पागल कर सकती थी। लेकिन वो सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो एक योद्धा थी, एक खून की प्यासी योद्धा, एक योद्धा जिसके दिमाग में मेरी तरह ही कुछ पेंच ढीले थे। मुझे उसके बारे में यही धारणा थी। वो मेरे पास आती है और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। ओह, ऐसा लगता है कि तुम्हारे विकास ने तुम्हें मेरी अपेक्षा से अधिक क्षमता दी है। दिलचस्प। एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों को लाल चमकते देखा। उफ, मैंने वायलट की आवाज सुनी। ये कुतिया, एक दिन मैं इसे मार डालूंगा। मैंने अपना ध्यान महिला से हटा लिया, सोफे की ओर देखा और अपनी प्यारी पत्नी को चिढ़े हुए चेहरे के साथ देखा। मैंने अपने सामने खड़ी महिला को अनदेखा किया और वायलट के पास चला गया। हे, उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं सोफे के सामने रुक गया और वायलट को देखा, जिसने केवल एक काला नाइट गाउन पहना हुआ था। वो विकृत स्वर में बड़बड़ा रही थी कि वो उस महिला को कैसे मारने जा रही थी जो रूबी की माँ थी। मैं सोफे पर बैठ गया और वायलट को अपनी गोद में खींच लिया। क्या? वो आश्चर्य में चिल्लाई। प्रिय। उसने मुझे उलझन में देखा, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा वास्तविक खुशी से भर गया और उसने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। प्रिय, 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 मुझे तुम्हारी याद आई, मैंने उसे गले लगाते हुए ईमानदारी से कहा। मैंने महसूस किया कि वायलट का शरीर कांप रहा था और वो आंसू भरे चेहरे के साथ मेरी ओर देख रही थी। मुझे चिंता थी कि तुम अब और नहीं जागोगे। मैंने वायलट की आंखों से आंसू पोंछे और मैंने उसे कसकर गले लगाया और उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया। शश, मैं यहाँ हूँ, ठीक है मम। जबकि वायलट और विक्टर अपनी दुनिया में थे, साशा रूबी के पास गई और धीमी आवाज में बोली, उसने तुम्हारी माँ को अनदेखा कर दिया। उसने अविश्वास में टिप्पणी की। हाँ, रूबी अपनी माँ को देखती है। वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी माँ नाराज होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उसकी माँ के चेहरे पर एक खुशी वाली मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर रूबी का शरीर कांप उठा। वो अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानती थी और अपनी माँ के बारे में जो कुछ वो समझती थी उससे वह केवल तभी मुस्कुराती है जब उसे कुछ दिलचस्प लगता है। लूना, अचानक स्कैतो बोला। हाँ, लूना आश्चर्य से चीखी। नतालिया, मारिया और कागुया के साथ कमरे के कोने में चुप रहने वाली लूना स्कैतो के पास भागती है। मुझसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। स्कैतो ने लूना के कान में कुछ फुसफुसाया। हाँ मैम, लूना ने जवाब दिया, जैसे कोई सैनिक अपने वरिष्ठ को जवाब देता है। फिर वो कमरे से बाहर भाग गई। जब रूबी ने अपनी माँ की बातें सुनी तो उसने लूना को ऐसे देखा जैसे वो उसे बड़ा मुंह रखने की सजा देगी। हाँ, विक्टर के साथ अपनी दुनिया में खोई हुई वायलट अचानक स्कैतो की ओर देखती है, जो जोर से चिल्लाया, कुतिया, चली जाओ, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? कमरे में पुराने जमाने की बदबू आ रही होगी। दूर दूर। हे, लगता है तुम फिर से सजा पाना चाहती हो, बदमाश। स्कैतो की आंखें थोड़ी चमक उठी। वायलट का शरीर कांप उठा और उसने विक्टर को और कसकर गले लगा लिया। डार्लिंग, मुझे धमकाया जा रहा है। वो नहीं सीखती है ना? क्या वो नहीं समझती कि तुम्हारी माँ प्रतिशोधी है? साशा ने वायलट की ओर देखते हुए टिप्पणी की, थोड़ा नाराज होकर। उसने सोचा वो स्थिति का फायदा उठा रही है। ठीक है, वह वायलट है, उसे कोई समझ नहीं है, रूबी ने कहा। मैंने वायलट को देखा और उसके चेहरे पर यह कहते हुए देखा, मैं विज्ञान बनना चाहती हूँ। वो इतनी प्यारी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने अपना चेहरा उसके पास रखा और उसे चूमा। वो एक पल के लिए हैरान दिखी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे फिर से चूमा, हमारी जीभें प्रभुत्व के लिए लड़ने लगी। धीरे धीरे मेरी रक्त पिपासा फूट पड़ी। मुझे लगा कि मेरे दांत बदलने लगे हैं और मेरी आंखें भी खून से लाल हो गई हैं।
उफ, मैंने वायलट को चूमना बंद कर दिया और दो आवाजों को देखा। जैसे ही मैंने रूबी और साशा को लाल चेहरे के साथ देखा, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वे क्या चाहते थे। मैं इसे हमारे संबंध से महसूस कर सकता था जो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। खाओ, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अजीब तरह से मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ओह, स्केटर ने एक जिज्ञासु मुस्कान दिखाई। अचानक साशा गायब हो गई और मेरी दाहिनी तरफ दिखाई दी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और मेरी गर्दन को काटा, मुझे लगा कि मेरा खून बह रहा है। वायलट ने अपना चेहरा मेरी गर्दन की दूसरी तरफ रखा और मुझे चाटा, फिर उसने मुझे भी काट लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने रूबी की उग्र चीख सुनी। जब मैं रूबी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी को उसकी माँ ने पकड़ रखा है। दिलचस्प है, उसने कहा। वो खून की इच्छा में पूरी तरह खो गई थी। मुझे अचानक पूर्ण होने की इच्छा महसूस होती है और उस इच्छा ने मेरे कार्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और वो इच्छा मेरी पत्नियों को भी प्रभावित कर रही थी। वायलट, साशा और मैं रूबी की माँ को देखते हैं। छोड़ो, हम एक स्वर में बोलते हैं। महिला का शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर उसने रूबी को छोड़ दिया। हाँ, महिला ने आश्चर्य से कहा। उसने अपने हाथ को देखा और महसूस किया कि वो अब अपनी बेटी को नहीं पकड़ रही थी। रूबी गायब हो जाती है और मेरे बाईं ओर दिखाई देती है। डार्लिंग, डार्लिंग, जल्द ही वो मेरी कॉलबोन को काटती है। जिस क्षण वो मुझे काटती है, मैं पूर्ण महसूस करता हूँ। जब पूर्ण महसूस करने की इच्छा तृप्त हो जाती है तो मेरा रक्त पिपासु फिर से फूट पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। मुझे बहुत प्यास लगी थी और मुझे बस अपनी पत्नियों का खून चाहिए था। मैंने अपना मुंह खोला और वायलट की गर्दन पर काट लिया। डार्लिंग, विक्टर को अपनी 3 पत्नियों के खून पर दावत उड़ाते देख स्केटर की मुस्कान विकृत हो गई। कागुया, मुझे सब कुछ समझाओ जो विक्टर के बदलने के क्षण से हुआ था, उसने आदेश दिया। कागुया स्केटर के पास जाती है। वो कुछ सेकंड के लिए महिला को देखती है जैसे कि कुछ सोच रही हो, फिर वो निर्णय लेती है। वो रूबी की माँ है, उसे सच्चाई जानने का अधिकार है। ये सब उस दिन हुआ जब वायलट ने विक्टर को पिशाच में बदल दिया। कागुया ने तटस्थ स्वर में सभी घटनाओं को समझाना शुरू किया जो वो जानती थी। अध्याय 33, दामाद 2। जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर स्केटर की मुस्कान बढ़ती ही गई। जब कागुया ने विक्टर के वैम्पायर बनने के बाद से हुई हर बात को समझाना समाप्त किया। उसका रक्त समूह क्या है, उसने उत्सुकता से पूछा। आर्निथनल रक्त, सुनहरा रक्त, पफिट। हाँ, वो पागलों की तरह हंसने लगी। कागुया ने बस उस महिला को देखा, ये सोचते हुए कि क्या ये पागल महिला उसके दिमाग में सही थी। और सोचना, पफिट, और यह सोचना कि इतिहास मेरी बेटी के साथ खुद को दोहराएगा। हाँ, वह किसी कारण से बहुत खुश दिख रही थी। काउंटेस कैथर को कुछ पता है। उसने एक पल के लिए हंसना बंद कर दिया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कागुया को देखा। कौन जानता है, मैं काफी बुरी हूँ, शायद मैं पागल हूँ। कागुया का चेहरा थोड़ा सा हिल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से जवाब देगी। कैथर ने अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई, एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों से हवा बाहर निकाल दी। मुझे इस तरह हंसे हुए काफी समय हो गया है। आखिरी बार कब था? मुझे लगता है कि लगभग 500 साल पहले। कागुया ने महिला के हिचकप स्तनों को हिलते हुए देखा। जब उसने ये सरल इशारा किया तो उसने बस अपनी नाराज जीभ चटकाई। कैथर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे विक्टर की ओर चलती है। वह विक्टर और उसकी पत्नियों के बगल वाले सोफे पर बैठती है। उसने कामुकता से अपने पैरों को पार किया और अपने शरीर से हत्या के इरादे से बोली, बस बहुत हो गया, अपने लिए थोड़ा सम्मान रखो, सबके सामने ऐसा करना अनुचित है। चारों की सहज प्रवृत्ति खतरे की चेतावनी देते हुए फट गई। वे जल्दी से अलग हो गए और सोफे से उठ गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम प्रतिक्रिया तेज है लेकिन पर्याप्त नहीं है। माँ, अपना मुंह पोंछो, बेटी, कितना अनुचित है। रूबी का चेहरा चमकीला लाल हो जाता है और वह जल्दी से अपने होंठ चाटती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अपनी माँ के सामने ऐसा किया। साशा फोलेगर, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ ने किसी बेवकूफी भरी शर्त पर अपना वैम्पायर काउंट खिताब खो दिया है, जैसा कि उसे उम्मीद थी। हाँ, जैसा कि उससे उम्मीद थी। साशा ने अपने होंठ चाटते हुए तिरस्कार में सिर हिलाया। वायलट स्नो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता जाग गए हैं। क्या तुम घर आने का इरादा रखती हो? कैथर ने पूछा। मैं नहीं आ रही हूँ। मेरा घर मेरे डालिंग के बगल में है, वायलट ने विक्टर को गले लगाते हुए कहा। मैंने वायलट को देखा और दयालुता से मुस्कुराया, फिर उसके सिर पर थपथपाया। हे। उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कागुया को देखा। कागुया, अपना जादू करो। मेरी बात समझते हुए कागुया सिर हिलाती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। फिर वह वायलट के शरीर को अंधेरे में ढक देती है। जादू की तरह वायलट का पहनावा नाइट गाउन से बदलकर एक ऐसे पहनावे में बदल गया है जो हमेशा पहने जाने वाले कॉस्प्ले जैसा दिखता है। हो गया, अच्छा काम कागुया, मैंने कागुया के सिर को सहलाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। जल्द ही मैंने कागुया को सहलाना बंद कर दिया और फिर से सोफे पर बैठ गया। वायलट मेरे दाईं ओर बैठती है, रूबी मेरे बाईं ओर बैठती है और साशा, जो पूरी स्थिति से थोड़ी शर्मिंदा थी, रूबी के बगल में बैठती है। और कागुया नतालिया और मारिया के साथ मेरे पीछे थी। मैं उस महिला की ओर देखता हूँ। हमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है ना? मैं एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित करता हूँ। मेरा नाम विक्टर वॉकर है। आपसे मिलकर खुशी हुई। सांस फिर से। मुझे लगा कि मेरे आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जैसे कि मैंने कुछ गलत कह दिया हो। एक महिला एक खतरनाक मुस्कान दिखाती है और अपने होंठ चाटती है। आपसे मिलकर खुशी हुई विक्टर। मैं रूबी की माँ हूँ। मेरा नाम कैथर स्कारलेट है।
अब जब हमने अपना परिचय दे दिया है तो आइए महत्वपूर्ण मामलों पर बात करें। मैं मुस्कुराता रहता हूँ। ओह, वह उत्सुक दिख रही है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं रूबी के साथ रहने के लिए आपकी अनुमति मांगना चाहता हूँ। महिला की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। डी डार्लिंग, ये बहुत तेज है। रूबी ने मेरे चेहरे पर डर के भाव के साथ मेरी ओर देखा। हाँ डार्लिंग, आपको पहले मेरी माँ से बात करनी चाहिए, वायलट ने ईर्ष्या से कहा। बेवकूफ, वह इस बारे में बात नहीं कर रही है। कमरे को पढ़ो, साशा ने वायलट पर चिल्लाया। वायलट उलझन में थी। मेरे चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे और मैं उलझन में था कि वे इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे थे। बेटे, क्या तुम अपनी स्थिति को नहीं समझते? रूबी की माँ ने तटस्थ स्वर में कहा। मैं अपनी स्थिति समझती हूँ, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की है और मैंने इसके लिए तुम्हारी अनुमति नहीं मांगी है न? वास्तव में बस इतना ही। उसने मुझे स्तब्ध भाव से देखा। चिंता मत करो, मैं अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ ऐसा करने का इरादा रखता हूँ, मैंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हे, उसने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। अगर मैं तुम्हें रूबी के साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगी तो तुम क्या करोगे? मम्मा चुप रहो। रूबी, एक पल के लिए उसकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, रूबी पीछे हट गई। मुझे जवाब दो, उसने फिर से मेरी ओर देखा। उस सवाल का जवाब सरल था, मैं कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता। हाँ, रूबी और उसकी माँ ने एक साथ कहा। मैंने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जारी रखा। आखिरकार इस मामले पर आपकी राय ज्यादा मायने नहीं रखती, मैंने ईमानदारी से टिप्पणी की। बच्चा, मैंने बीच में टोका, रूबी पहले से ही मुझसे शादीशुदा है। मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वह सिर्फ एक औपचारिकता है। चाहे आप इसे होने दे या न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं, मैं रूबी की ओर देखता हूँ। बस रूबी की इच्छा ही मायने रखती है। अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। डी डार्लिंग, रूबी ने लाल चेहरे और चेहरे पर एक छोटी सी खुश मुस्कान के साथ कहा। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह इसके खिलाफ नहीं थी। बच्चा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जोर से बोल रहे हो जिसके पास ताकत नहीं है, स्कैथ ने जहरीले लहजे में कहा, क्योंकि उसकी हत्या करने की मंशा उसके शरीर से निकल रही थी। वह काफी नाराज दिख रही थी। मैं स्कैथ की ओर देखता हूँ और मैं समझाता हूँ। हाँ, मैं अब कमजोर हूँ, लेकिन कभी कभी आप कुछ स्थितियों को क्रूर बल से हल नहीं कर सकते। हे, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूंगी तो तुम कभी मेरी बेटी के साथ नहीं रह पाओगे। मैंने देखा कि साशा, रूबी और वायलट के चेहरे कुछ सेकंड के लिए गुस्से में विकृत हो गए थे। मेरे साथ सोचो, अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो क्या होगा? मैंने तटस्थ स्वर में पूछा। मैं अपनी बेटी को वापस घर ले आऊंगा, बस इतना ही। उसकी रक्त पिपासा के बारे में क्या तुम्हें रस्में पता है? वह इसे संभाल सकती है। आखिरकार वह मेरी बेटी है। अगर मैं इस रक्त पिपासा को संभाल सकता हूँ तो वह भी संभाल सकती है। ओह, उसने अपने पति को खो दिया। इसके बारे में सोचो, मैं अपनी पत्नियों के परिवारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, केवल एक जिसे मैं थोड़ा बेहतर जानता हूँ, वह है साशा का परिवार। भोली, मैंने टिप्पणी की। उसका चेहरा विकृत था। तुम भोली हो, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत भोला है, मैंने कहा। फिर मैंने आगे कहा, रूबी तुम नहीं हो। अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या गारंटी है कि वह खून की प्यास से पागल नहीं हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह चुप रही और मेरी तरफ देखने लगी। और इससे भी बदतर, क्या गारंटी है कि वह तुमसे नफरत नहीं करेगी? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, उसने उलझन भरा चेहरा बनाया। वह मुझसे नफरत करेगी? अपनी माँ से? यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? तुम पहले ही बहुत समय जी चुके हो, है न? जिस तरह से तुम बोलते हो, मैं ये कह सकता हूँ। मैंने कहा और आगे कहा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बच्चा कितनी आसानी से अपने माता पिता से नफरत कर सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने अपने होंठ काटे और मैंने देखा कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई हैं। इसलिए मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रूबी और मुझसे सहमत हो या नहीं। अंत में मैं अभी भी रूबी के साथ ही रहूंगा। मैंने तटस्थ भाव से बात की और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं रूबी के लिए कुछ अपूरणीय बन गया हूँ और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में स्कैथ ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसकी बैंग्स उसकी आंखों को छिपा रही थी और जल्द ही उसने अपने नाखून काटना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि रूबी मेरा हाथ पकड़ते समय थोड़ा हिल रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए दूर देखा और देखा कि साशा बहुत सतर्क थी। ऐसा लग रहा था कि अगर स्थिति की मांग हुई तो वह कुछ करने के लिए तैयार थी। प्रिय, ये खतरनाक है, तुमने बहुत ज्यादा कह दिया, वायलट ने धीमी आवाज में गंभीरता से कहा। मैं बस मुस्कुराता हूँ और वायलट के सिर पर थपकी देता हूँ। मैं फिर से स्कैथ की ओर देखता हूँ। स्कैथ स्कारलेट, वह मेरी ओर देखती है और जब मैं उसकी आंखों में चमक देखता हूँ तो एक पल के लिए मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर डर और उत्तेजना से कांप रहा है। लेकिन फिर मैं एक बड़ी मुस्कान दिखाता हूँ जिसमें मेरे सभी तीखे दांत दिखाई देते हैं। क्या मुझे मारना बेकार नहीं होगा? बेकार, जिस पल मैंने तुम्हें देखा, क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या महसूस हुआ? अंत में मैंने ईमानदार होने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह मेरी तरफ देखती रही। डर, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं निराश और हताश भी महसूस करती हूँ। ओह, उसने एक बड़ी मुस्कान दिखाई। मैं सोफे से उठती हूँ और धीरे धीरे स्कैथ की तरफ जाती हूँ। मैं फर्श पर घुटने टेकती हूँ और उसकी लाल आंखों में देखती हूँ। मैं उसे हल्के से छूती हूँ और उसके चेहरे को सहलाती हूँ। मेरे सामने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन मेरे पास उसका सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। इसलिए मैं लड़ने की अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकी। ये वास्तव में निराशाजनक है।
उसकी चमकती हुई लाल आंखें तीव्रता खोती हुई लग रही थी। फिर उसकी मुस्कान विकृत तरीके से बड़ी, जिससे उसके सभी तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। इस मुस्कान ने मुझे और भी उत्साहित कर दिया, लेकिन ये वास्तव में निराशाजनक है। वास्तव में मैंने सहमति जताई। मैंने उसके चेहरे को सहलाना बंद कर दिया और दूर हट गई। जब मैं अपनी पत्नियों को देखती हूँ तो मैं उन्हें हैरान होकर मेरी तरफ देखती हुई देखती हूँ। यहाँ तक कि नतालिया, मारिया और कागुया भी, जो हमेशा शांत रहते हैं, मुंह खुले मेरी ओर देख रहे थे। वे इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मैंने सोचा। जब मैं फिर से सोफे पर बैठा और स्कैथर को देखा तो मैं उसके कोमल भाव से दंग रह गया। वह बहुत सुंदर थी। मुझे लगता है कि वायलट और रूबी मेरे पैर पर चुटकी काट रही हैं, और जैसे ही मैं अपनी बेहोशी से उठता हूँ, मैं अपनी पत्नियों को देखता हूँ और अपनी पत्नियों के परेशान भाव देखता हूँ। रूबी, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें विक्टर के साथ रहने की अनुमति देता हूँ, उसने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। वह कुछ पल पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। हाँ, धन्यवाद माँ, रूबी ने उसे धन्यवाद दिया। मैंने भी कुछ तय किया है। अचानक स्कैथर गायब हो जाती है और मेरे सामने प्रकट होती है, और एक सरल इशारे से वह मेरे पेट पर हमला करती है। खांसी। मैं अचानक हमले से सांस फूलने लगी और जल्दी मुझे अपनी गर्दन पर एक और हमला महसूस हुआ, जिससे मैं बेहोश हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। माँ, रूबी आश्चर्य में चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? कुतिया, मेरे डार्लिंग को छोड़ दो, वायलट गुस्से से चिल्लाई। यह महसूस करते हुए कि क्या हो रहा था, साशा के शरीर में बिजली चमकने लगती है और वो गुस्से से चिल्लाती है, मेरे पति को जाने दो। स्कैथर वायलट और साशा की धमकियों को अनदेखा करती है। वो विक्टर को आलू की बोरी की तरह पकड़ती है और अपने होठों को चाटते हुए कामुक मुस्कान के साथ बोलती है, मैं अपने बेटे का अपहरण कर रही हूँ। हाँ, तीनों महिलाएं एक स्वर में चिल्लाईं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, स्कैथर विक्टर के साथ गायब हो जाता है। अध्याय 34, विक्टर का अपहरण कर लिया गया है। कुतिया, वायलट बेकाबू गुस्से में चिल्लाई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और उसके शरीर से बेकाबू होकर आग निकल रही थी। वायलट के करीब जाने के खतरे को समझते हुए मारिया, नतालिया, रूबी और साशा जल्दी से वायलट से दूर भाग गईं। शांत हो जाओ वायलट, रूबी चिल्लाए, और जब उसने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी तो उसने साशा की ओर देखा, जो बिजली से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ करने वाली थी। तुम भी, साशा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साशा का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। मेरे पति का अपहरण कर लिया गया है, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? रूबी को गुस्सा आने लगा। तुम मूर्ख हो। रूबी की आवाज ठंडी होने लगी और कमरा बहुत ठंडा होने लगा। फिर उसने ऐसी आवाज में बात की जिससे नौकरानियां कांप उठी। क्या तुम भूल गई हो कि तुम कहाँ हो? अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी की बात सुनकर साशा और वायलट ने निराशा में अपने होंठ काटे और होश में आ गए, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसकी शक्तियों पर लगाम लगा दी। रूबी ने आह भरी, इस जगह की सुरक्षा है, लेकिन क्या होगा अगर तुम अब हाथ से निकल जाओ? क्या तुम डार्लिंग के माता पिता को चोट पहुंचाना चाहती हो? तुम सही हो, साशा ने आह भरी। अब हमें क्या करना चाहिए? वायलट कुछ नहीं कहती, वो बस रूबी को देखती है, उसके शब्दों का इंतजार करती है। मेरी माँ हमारे डार्लिंग को चोट नहीं पहुंचाएगी, रूबी ने समझाना शुरू किया। याद है अतीत में क्या हुआ था जब एक आदमी ने उसे उपयुक्त नहीं समझा था? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उनका सफाया कर दिया गया था, साशा ने जवाब दिया। गलत, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, वायलट ने कहा। देखा, रूबी मुस्कुराई। मेरी माँ ने विक्टर को मंजूरी दे दी, इसका मतलब है कि वह ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है? वायलट ने अपनी आवाज ऊंची की। वायलट, तुम मेरी माँ को जानती हो, वह बहुत अप्रत्याशित है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने निराशा में अपने होंठ काटे और उसने विभिन्न प्रकार की यातनाएं बुदबुदाई जो वह विक्टर को छूने वाले किसी भी व्यक्ति को देने का इरादा रखती थी। मुझे लगता है कि वह विक्टर को प्रशिक्षित करने जा रही है। साशा, जो थोड़ी शांत थी, बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम सही हो, उसे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें क्षमता हो। रूबी ने सिर हिलाया। और मेरा डार्लिंग बहुत क्षमता वाला आदमी है, तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ क्या होगा? वायलट ने पूछा और उसकी आंखें काली पड़ गईं। रूबी चुप थी, वो उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। ये दिलचस्प हो गया, है ना? नतालिया अचानक अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली। वायलट, रूबी और साशा तटस्थ दृष्टि से नतालिया को देखते हैं। नतालिया, हमें घर जाना चाहिए, वायलट ने कहा। मुझे पता है, लेकिन पहले तुम लोगों को कुछ सुलझाना होगा, नतालिया ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम सही हो, डार्लिंग के माता पिता चिंतित होने वाले हैं, रूबी ने कहा। हमें ये कैसे करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सच बोलना आदर्श विकल्प होगा, साशा ने पूछा। फिर उसने कहा, कुछ दिन पहले वायलट को झूठ बोलना पड़ा और विक्टर की मां को फोन पर बताना पड़ा कि वह अपने बेटे के साथ हनीमून पर जा रही है। मुझे लगता है कि यह झूठ फिर से काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसे घर आने में महीनों लगेंगे। रूबी अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखती है और सोचने लगती है कि क्या करना है। कागुया कहाँ है? वायलट ने पूछा। ओह, वह विक्टर की छाया में है, नतालिया ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों पत्नियां चौंक कर अपना मुंह खोलती हैं। वह तेज है, साशा बोली। जैसा कि उम्मीद थी, रूबी मुस्कुराई। अच्छा काम, कागुया, मैं उसका वेतन बढ़ाने जा रही हूँ। वायलट ने एक खुश मुस्कान दिखाई। तुम इतनी खुश क्यों हो? साशा ने उत्सुकता से पूछा। कागुया एक समर्पित नौकरानी है, वह मुझे डार्लिंग का स्थान भेजेगी।
ओह, तुम सही हो, साशा ने सहमति में सिर हिलाया। वायलट, साशा, अपना दिमाग लगाओ, रूबी ने तटस्थ स्वर में कहा। रूबी समझाती है, अगर मेरी माँ ने विक्टर का अपहरण किया होता तो शायद वह उसे उस जगह ले जाती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बकवास, वायलट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जगह, हाँ। साशा अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखती है और वह रूबी को देखती है। साशा की आंखें अचानक काली पड़ जाती हैं। रूबी, क्या तुम्हारी पालक बहनें उस जगह पर हैं? वायलट रूबी की ओर मुड़ती है, उसका चेहरा साशा जैसा ही है। जब रूबी ने साशा और वायलट के चेहरे देखे तो उसे थोड़ा पसीना आने लगा, लेकिन जल्द ही उसने जवाब दिया, हाँ, वे उस जगह पर होंगे। भाड़ में जाओ। वायलट का गुस्सा फिर से फूट पड़ा और जल्द ही उसका शरीर आग से भर गया। वह नतालिया की ओर देखती है। पोर्टल खोलो, मैं घर वापस जा रही हूँ, मुझे अपने डार्लिंग की रक्षा करनी है। हाँ, लेडी वायलट, नतालिया ने बिना समय बर्बाद किए वह अपनी उंगली चटकाती है और फिर मुस्कुराती है। हो गया। इससे पहले कि रूबी और साशा प्रतिक्रिया कर पाती, वायलट ने दरवाजा खोला और एक पोर्टल से होकर चली गई जो आकाशगंगा जैसा दिख रहा था। साशा के शरीर से बिजली चमकने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह वायलट का पीछा कर पाती, रूबी ने उसके शरीर को जमा दिया। अब तुम भागोगी नहीं, तुम्हें पहले मेरे साथ कुछ तय करना होगा। नतालिया, पोर्टल बंद करो। हाँ, लेडी रूबी। नतालिया ने अपनी उंगली चटकाई और जल्द ही पोर्टल जो आकाशगंगा जैसा दिख रहा था गायब हो गया। रूबी ने साशा को अनफ्रीज किया। तुमने मुझे क्यों रोका? इससे पहले कि रूबी कुछ कह पाती, उसने नतालिया से पूछा, कबीले एलियोत का कोई व्यक्ति वायलट के साथ क्या कर रहा है? क्या तुम्हें राजा के परिवार की सेवा नहीं करनी चाहिए? यह एक रहस्य है। नतालिया ने धीरे से मुस्कुराया। टस, साशा ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। फिर, ये जानते हुए कि उसे नतालिया का जवाब नहीं मिलेगा, वह रुचि खो देती है। वह एक पल के लिए सोचती है और मारिया को देखती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं और वह कहती है, तुम सामान्य रूप से कार्य कर सकती हो। मारिया का शरीर थोड़ा कांपता है और जल्द ही वह अपने कार्यों पर नियंत्रण पा लेती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मारिया ने ठंडे, संदिग्ध स्वर में पूछा। मैं नहीं चाहती कि जब हम घर वापस आए तो तुम किसी बेतरतीब पिशाच के लिए मरो, साशा ने भावहीन स्वर में कहा। मारिया को समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। रूबी, जो ये सब देख रही थी, बोली, चलो साशा, हमें कहीं जाना है। ठीक है, साशा ने सहमति जताई। नतालिया, यहाँ हमारा इंतजार करो, हमें तुम्हारी कुशलता की जरूरत होगी और उस पर नजर रखना। रूबी ने मारिया की ओर इशारा किया। नतालिया ने थोड़ा झुककर कहा, तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, लेडी रूबी। डॉट डॉट डॉट। उसी दिन शाम को मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि आपको मेरे कपड़े बदलकर यह साधारण पोशाक पहनने की आवश्यकता क्यों थी। साशा ने विक्टर के माता पिता के घर के दरवाजे पर घूरते हुए अविश्वास में कहा। साशा ने साधारण पैंट पहनी हुई थी जो उसकी जांघों पर बहुत तंग लग रही थी। उसने वी नेकलाइन वाली एक लंबी भूरी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसके एफ कप स्तन थोड़े से दिख रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम पागल हो, साशा हकलाते हुए बोली जबकि उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था। रूबी ने साधारण काली पैंट पहनी हुई थी। उसने एक साधारण लाल शर्ट पहनी हुई थी जो उसके जी कप स्तनों को मुश्किल से छिपा पा रही थी। हाँ, रूबी का चेहरा जम गया था। रूबी, साशा रूबी के पास गई। क्या तुम घबराई हुई हो? उसने रूबी के चेहरे को देखते हुए पूछा। न नर्वस, वह हकलाते हुए बोली। साशा के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने कहा, मैं ठीक हूँ। शश, धीरे से बोलो, साशा चिल्लाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने साशा को खाली भाव से देखा। चलो इसे खत्म करते हैं, उसने तटस्थ स्वर में कहा। रूबी ने विक्टर के दरवाजे की घंटी बजाई। उन्होंने घंटी सुनी और दोनों महिलाएं उत्सुकता से किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगी। मैं जा रही हूँ। अचानक उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी। दोनों लड़कियों के दिल लगभग मुंह से बाहर आ गए जब उन्होंने उस महिला की आवाज सुनी जो स्पष्ट रूप से विक्टर की मां थी। जब दरवाजा खुला और उन्होंने लंबे काले बालों और नीलम नीली आंखों वाली एक खूबसूरत महिला को देखा तो वे सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि यह महिला विक्टर की तरह ही है। तुम कौन हो? महिला ने दोनों महिलाओं को ऐसे देखा जैसे उन्हें नाप रही हो। फिर उसने एक पल के लिए रूबी के बस्ट को देखा और उसने सोचा, इतनी बड़ी, क्या वह मेरी तुलना में बड़ी है? महिला ने साशा की टांगों को देखा और सोचा, उसकी टांगें बहुत मोटी हैं। उसने फिर से दोनों महिलाओं की शक्ल देखी और सोचा, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी किसी नीली आंखों वाली गोरी महिला से मिली हूँ जिसके पैर इतने मोटे हों और हरी आंखों वाली लाल बालों वाली महिला जिसके स्तन मुझसे बड़े हों। इस समय रूबी का चेहरा इतना लाल हो गया था कि उसका दिमाग ठीक से नहीं सोच पा रहा था। मम्मा, हम विक्टर की 2 पत्नियां हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। महिला का दिमाग काम करना बंद कर दिया। रूबी, शर्मिंदगी से साशा का चेहरा लाल हो गया। वह रूबी के कान के पास पहुंची। तुम क्या कर रही हो, बेवकूफ? रूबी लाल आंखों से साशा को देखती है, लगभग रोती हुई, और बोलती है, मुझे अब वो नहीं पता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, जल्दी से गलतफहमी को ठीक करो, उसने फुसफुसाते हुए, लगभग चीखते हुए कहा। तुम भी मदद क्यों नहीं करती? रूबी ने फुसफुसाते हुए कहा। असंभव की मांग मत करो। महिला अपनी अचेतावस्था से बाहर आ गई है और वह फिर से दोनों महिलाओं की ओर देखती है। तुम दोनों ने क्या कहा? साशा अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गई। माँ, हम विक्टर की पत्नियां हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ, रूबी चिल्लाई। ओह, मेरे लड़के की 2 और पत्नियां हैं। उसे नहीं लगा कि यह झूठ है। एक अनुभवी वकील के रूप में वह जानती थी कि कोई कब झूठ बोल रहा है और ये दोनों लड़कियां नहीं थी।
अचानक महिला ने अपना सिर छुआ और बीमार दिखी और धीरे धीरे वह गिरने लगी। माँ, रूबी और साशा एक साथ चिल्लाती हैं। वे जल्दी से महिला को पकड़ लेती हैं और देखती हैं कि वह बेहोश है। ... उफ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैंने चारों ओर देखा और पाया कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं नहीं जानती थी। कमरा पुराना लग रहा था। मुझे लगा जैसे मैं उन पुरानी फिल्मों में चली गई हूँ। हे, तुम आखिरकार जाग गई, अजनबी। अचानक मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी। मैंने उस ओर देखा जहाँ मैंने महिला की आवाज सुनी थी और मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसके लंबे लाल बाल थे। वह कमरे की छत पर खड़ी थी जैसे कि गुरुत्वाकर्षण उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। लेकिन फिर लड़की जमीन पर गिर गई और खड़ी हो गई। वह बहुत छोटी थी। मुझे लगता है कि वह कबूया की ऊंचाई की रही होगी। उसने एक साधारण लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। अचानक मुझे याद आया कि क्या हुआ था और मैं बिस्तर से उठ गया। वाह, तुम बड़ी हो। मैंने लड़की की आवाज सुनी लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। वह मेरी ऊंचाई के बारे में बात कर रही थी। मैं चारों ओर देखता हूँ और एक खिड़की देखता हूँ। मैं खिड़की की ओर चलता हूँ और जब मैं बाहर की दुनिया को देखता हूँ तो मैं जोर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाता। 7 नरकों में कहाँ हूँ? अध्याय 35, पिशाचों की दुनिया। एक ऐसा अंधेरा शहर जिसकी वास्तुकला मुझे मध्ययुगीन काल की याद दिलाती है। एक ऐसी जगह जहाँ सूरज कभी नहीं उगता। एक ऐसी जगह जहाँ हर कोने में एक अनजान खतरा है। एक ऐसा शहर जो पिशाचों की प्रकृति के बारे में सोचकर बनाया गया था। जब मैंने पहली बार इस शहर को देखा तो मुझे यही लगा। नाइटिंगेल में आपका स्वागत है, चांदनी का शहर, अजनबी। मैंने लड़की की आवाज सुनी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम लेकिस है, उसने जवाब दिया। लेकिन अचानक एक और आवाज ने जोड़ा, लॉर्ड विक्टर, आप पिशाचों की दुनिया में हैं। अभिनय करते समय सावधान रहें। कागुया, मैंने उलझन में पुकारा। मैंने चारों ओर देखा और मुझे वह दिखाई नहीं दी। लेकिन जब मैंने अपनी परछाई को देखा तो मुझे कागुया की परछाई दिखाई दी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कागुया, लड़की उलझन में दिखी। कोई बात नहीं, मैंने विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने नीचे देखा और पाया कि मैं नाइट गाउन में था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक जगह की ओर इशारा किया। मैंने उस जगह को देखा और काले कपड़ों के साथ एक छोटा ड्रेस देखा। मैं कपड़ों के पास गया और उन्हें उठाया। काला सूट, काली शर्ट और काले दस्ताने। मैंने महिला को देखा। सब कुछ काला क्यों है? माँ ने आदेश दिया, उसने तटस्थ स्वर में कहा। स्कैथर, मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लड़की की लाल आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गईं। यह आपके लिए काउंटेस स्कैथर है। सम्मान करो, अजनबी। हे, मैंने विकृत चेहरे के साथ मुस्कुराया और कहा, स्कैथर कहाँ है? अचानक महिला की हत्या की मंशा फूट पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और मैं देख सकता था कि उसके दांत और भी तीखे थे। मैंने बस अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देखा और सोचा, उसकी हत्या करने की मंशा स्कैथर से कहीं कमजोर है। आह, क्या लॉर्ड विक्टर ने अपने विकास के समाप्त होने पर आत्महत्या की प्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी? तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? मुझे बस उसका मुझसे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, बस इतना ही। मैंने लड़की को अनदेखा करते हुए और अपने कपड़े पहनते हुए जोर से कहा। अपनी सांस के दबाव का अनुभव करने के बाद मैं सुन्न हो गया। मुझे लगता है कि यह लड़की मजबूत है, लेकिन मेरी सहज प्रवृत्ति उस तरह खतरे की चीख नहीं लगाती जैसे कि जब मैंने अपनी सांस का सामना किया था। कपड़े पहनने के बाद मैंने उस लड़की की ओर देखा जो अभी भी मुझे घूर रही थी। क्या तुम मेरा मार्गदर्शन नहीं करोगी? अंत में लड़की का दबाव गायब हो गया और उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य के साथ मेरी ओर देखा। क्या? मैंने पूछा, तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? ओह, मैंने लड़की की ओर एक तीखी दांतेदार मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अपनी सांस के दबाव को महसूस करने के बाद मैं सुन्न हो गया और अब यह मुझ पर असर नहीं करता है। मसास, वह चौंक कर हकला उठी। हाँ, मैं रूबी का पति हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं, माँ ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया और मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा। वह लगभग लाल चेहरे वाली चिल्लाई। वह शर्मिंदा क्यों थी? वह ऐसा ही करेगी। अब क्या तुम मेरा मार्गदर्शन करोगी? मैंने पूछा। हाँ, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बहन के पति हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊंगी। लड़की का रवैया अचानक बदल गया जब उसे पता चला कि मैं रूबी का पति हूँ। और उसने मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लिया? क्या वह बहुत मासूम नहीं है? ... घर, इमारत, हवेली में घूमते हुए मुझे अब और नहीं पता। ये जगह बहुत बड़ी है। मैं चारों ओर देखता हूँ। मुझे लगता है कि यह एक हवेली है और एक विशाल हवेली होने के बावजूद ये बहुत खाली थी। इस जगह पर कितने पिशाच रहते हैं? मैं, पेपर, सिएना, रूबी और हमारी माँ। यहाँ रूबी की निजी नौकरानी है जिसका नाम लूना है, लेकिन वह अब मेरी माँ के लिए कुछ कर रही है। मैं समझ गया। मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि यह जगह इतनी खाली क्यों थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अब और कुछ बताने वाली थी। जल्द ही मुझे कबूया की आवाज सुनाई दी। अन्य काउंट हाउस के विपरीत काउंटेस स्कैथर के पास बहुत से अधीनस्थ नहीं है। आखिरकार सिर्फ वही वैम्पायर काउंट की उपाधि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अजीब बात है, कोई भी काउंट हाउस उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? मैंने लेकिस के भ्रमित चेहरे को अनदेखा करते हुए जोर से पूछा। वे प्रतिशोध से डरते हैं। काउंटेस स्कैथर बहुत शक्तिशाली है और काउंट हाउस को राजा के आदेश पर एक दूसरे से लड़ने से मना किया गया है, लेकिन ये कुलीन घरों पर लागू नहीं होता है ना? मैंने तब बात की जब मुझे याद आया कि मेरी पत्नी साशा के परिवार ने एक खेल के जरिए काउंट की उपाधि खो दी थी। हाँ, कोई भी कुलीन घराना काउंट हाउस के साथ
खेल का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। ओह, समझाओ, मेरी दिलचस्पी थी। क्या तुम पागल हो, जीजा जी? तुम खुद से क्यों बात कर रहे हो? लेकस ने पूछा। मुझे खुद से बात करना पसंद है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, उसने अपना चेहरा घुमाया और चलती रही, लेकिन मैं सुन सकता था। क्या रूबी इस पागल आदमी को पति के रूप में चुनने के बारे में सही सोच रही है? जब मैंने उसे मुझे पागल कहते हुए सुना तो मेरी मुस्कान लगभग टूट गई। मैंने फिर से कगुया की आवाज सुनी। नियम सरल हैं, काउंट्स की उपाधि वाले घर एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं, नहीं वे कुलीन घराने के लिए मैच का अनुरोध कर सकते हैं। आखिरकार इसे सत्ता का दुरुपयोग माना जाएगा, क्योंकि आमतौर पर वैम्पायर काउंट्स ऐसे वैम्पायर होते हैं जो 1000 से ज्यादा साल जी चुके होते हैं और पहले से ही बहुत ज्यादा प्रभाव और ताकत जमा कर चुके होते हैं। अगर कुलीन घराना हार जाता है काउंट के घर के साथ खेल, उन्हें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। वैम्पायर काउंट को सबसे निचले कुलीनों पर हमला करने से मना किया जाता है, लेकिन एक नियम है जिसके अनुसार ये तब लागू नहीं होता जब कुलीन घर वैम्पायर काउंट के घर पर हमला करता है। जैसा कि मैं समझता हूँ, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कुलीन घरों को लाभ पहुँचाती है। जिन परिवारों के पास काउंट की उपाधि है वे एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, और वे उन कुलीन घरों से लड़ने के लिए खेल नहीं मान सकते जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। लेकिन कुलीनों के घर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है वे किसी भी समय काउंट के घरों के साथ खेल मान सकते हैं। इस खेल को हारने के क्या परिणाम हैं? यदि खेल किसी कुलीन व्यक्ति की उपाधि पर दांव लगा रहा है और दोनों पक्ष सहमत हैं, इस खेल को हारने के परिणाम सब कुछ हैं। सब कुछ, हाँ, वे सब कुछ खो देते हैं, सारी दौलत, सारी संपत्ति, और यहाँ तक कि पिशाच भी हारने वाले की संपत्ति बन जाते हैं। आपने क्या कहा? मेरे दिल में एक चिड़चिड़ाहट की भावना बढ़ने लगी और जल्द ही यह मेरे पूरे शरीर में फैल गई। कागुया, मैंने पुकारा। ओह, लेकस जो हो रहा था उसमें दिलचस्पी दिखा रहा था। कागुया मेरी छाया से बाहर निकलती है और मैं उसकी ओर देखता हूँ। तुम्हारा संपत्ति से क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह ... बिल्कुल वही शब्द जिसका अर्थ है उस घर में सभी पिशाच हारने वाले की संपत्ति बन जाते हैं, वे गुलाम बन जाते हैं, कागुया ने ठंडे स्वर में कहा। हे, मेरी मुस्कान विकृत हो गई, लेकिन यह मजाक से नहीं है, ये नफरत से है। मेरी प्यारी पत्नी का परिवार हाल ही में एक खेल हार गया। मेरी पत्नी के किसी और के मालिक होने की कल्पना मात्र से ये नफरत मेरे पूरे शरीर में फैल गई। यह मेरे पूरे शरीर में जलने वाली आग की तरह था। हाँ, ये केवल एक बुरा मजाक हो सकता है। क्या मेरी प्यारी हनी किसी और की संपत्ति है? मैं दीवार से टिक गया और अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, माफ नहीं किया जा सकता। क्रैक, मैंने सुना कि दीवार मेरे द्वारा लगाए गए बल से टूट गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। लॉर्ड विक्टर, शांत हो जाओ। कागुया मेरे पास आता है और मेरी छाती की मालिश करना शुरू कर देता है। हमें अभी भी नहीं पता कि क्या ऐसा हुआ था। आपको शांत होने और अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्रैक, मैंने दीवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और जल्द ही दीवार गिर गई। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान ला दी। तुम सही हो कागुया, मुझे और सीखने की जरूरत है। मैंने कागुया के सिर पर हाथ फेरा और किसी तरह यह मुझे शांत कर गया। धन्यवाद एम, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं हॉल में नीचे देखता हूँ और जल्द ही मेरी दृष्टि एक रक्त लाल दुनिया में बदल जाती है। मुझे इस जगह पर 3 महिला पिशाच दिखाई देते हैं। एक महिला पिशाच एक कमरे में थी जो बाथरूम जैसा दिखता था और अन्य 2 एक कमरे में बैठी थी जो बेडरूम जैसा दिखता था। एक पल के लिए बैठी हुई पिशाचों में से एक ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने उसे पा लिया। मैं मुस्कुराता हूँ। मैं कागुया को मेरी छाया में कदम रखते हुए देखता हूँ और फिर मैं अपनी सांस की ओर भागता हूँ। जब विक्टर कैथर की ओर भागा तो लेकस, जो पास में था, बस उस दीवार को देखता रहा जो विक्टर के जाने पर राख में बदल गई थी। ओह, क्या ये स्नो कबीले का कौशल नहीं है? उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। ... लंबे लाल बालों और लाल आंखों वाली 2 महिलाएं चांद को देखते हुए लाल चाय पी रही थी। तो तुमने अपने पति को क्यों मारा? कैथर ने तटस्थ स्वर में अपने बगल में बैठी महिला से पूछा। कैथर के बगल में बैठी महिला ने लंबी काली मोजे, छोटी नीली पोशाक और काली ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए संपर्क किया था ताकि तुम्हारे साथ अच्छे संबंध बना सकूं, माँ, उसने समझाया। हमेशा की तरह। वास्तव में, महिला ने सिर हिलाया। सिएना, मेरी प्यारी बड़ी बेटी, तुम एक पति क्यों नहीं बनाती? मैंने पहले ही यह सुझाव दिया था। ये कितने समय पहले हुआ था? 700 साल पहले। हाँ, कैथर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मेरी याददाश्त थोड़ी खराब है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वह मोहक ढंग से हंसी। सिएना ने अपनी माँ के रवैये को देखकर आंखें घुमाई। मैं एक पति नहीं बनाना चाहती। आखिरकार ये कुछ ऐसा वास्तविक नहीं होने वाला है जैसा मैं ढूंढ रही हूँ। 700 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद तुम अभी भी भोली हो। मैं भोली नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि मैं बस कुछ असली चाहती हूँ और पुरुष पिशाच सिर्फ उपाधियों जैसी चीजों के प्रति आसक्त होते हैं। तो फिर तुम इंसान क्यों नहीं बन जाते? सिएना का चेहरा घृणा से मुड़ गया। मवेशी को पति बनाना नहीं, शुक्रिया। कैथर ने सबसे बड़ी पालक बेटी के रवैये पर अपनी आंखें घुमाई। जल्द ही उसे इस विषय में रुचि नहीं रही और उसने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बेडरूम के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अपनी माँ की मुस्कान देखकर सिएना ने सोचा, लगता है कि उसे फिर से कुछ दिलचस्प करने को मिल गया है। अचानक बेडरूम का दरवाजा टूटा और विक्टर प्रकट हुआ। विक्टर ने कैथर को देखा और उसके बगल में बैठी महिला को अनदेखा कर दिया।
विक्टर द्वारा स्कैथर को अपमानजनक तरीके से पुकारे जाने पर सिएना की आंखें थोड़ी झपक गईं। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला पिशाच की बेटी होने के नाते वह अपनी मां का बहुत सम्मान करती थी और उसे यह पसंद नहीं था कि कोई भी उसे अनौपचारिक रूप से बुलाए। और यह भावना तीनों दत्तक बहनों ने साझा की। सिएना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी मां के निम्नलिखित शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। हे, उसने मोहक मुस्कान के साथ अपने पैरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से पार करते हुए कहा, मेरे दामाद, क्या आप इतने बेताब थे कि आप मुझे देख सकें क्या? दामाद, क्या आप इतने बेताब